स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम गुरु में। और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के मद्देनज़र। आज जो ये वीडियो है वो है आपका सेट 2 यानी सेट 2 के मैंने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, लगभग पूरा सॉल्यूशन है। और ये जो वीडियो है वो आपका 58 नंबर की तैयारी को लेकर है। वीडियो बहुत ही मस्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिस हो जाएगी वो कहीं नहीं होगी आपकी। बहुत अच्छी इसमें तैयारी होगी, तो लास्ट तक कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये तैयार हो सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में गेन कर सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रीडिंग सेक्शन से। जैसे कि आप जानते हैं, मैं चेतन प्रताप फ्रॉम एक्सपी क्लासेस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल परम गुरु में। और जो हमारा मेन चैनल है वो एक्सपी क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी है। और इसके अलावा जो दूसरा चैनल है मैथिस्क, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। बाकी आप लोग उसमें भी हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें भी आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन करें। चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं परम गुरु में। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए है सेट A2 का। ये सेक्शन ए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में शुरू करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि पैसेज को पहले केयरफुली पढ़ो और फिर निम्नलिखित क्वेश्चंस का आंसर दो। तो मैनी पीपल कंप्लेन दैट, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, दैट कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवरवर्क, कि उनमें जो थकावट है, ब्रेक डाउन माने होता है गिरावट या टूटना, यहाँ थकने से अर्थ होगा कि वे ओवर वर्क के कारण थक जाते हैं। तो इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, कि ऐसे केसेस की मेजोरिटी पर माने अधिकता में क्या होता है, द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी। जो ब्रेक डाउन होती है वो मोस्टली इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ, मोर फ्रिक्वेंटली माने ज़्यादातर, द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, जो मूर्खतापूर्ण तरीके से एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ये उसका परिणाम होता है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, कि अगर आप अपने हेल्थ को सिक्योर करना चाहें, तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। तो आपको बिना फ्रिक्शन के, बिना घर्षण के आपको काम करना सीखना पड़ेगा। टू बिकम एंग्जियस और एक्साइटेड, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स। कि टू बिकम एंग्जियस चिंतित होना, एक्साइटेड होना, या टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स। कि नीडलेस डिटेल्स का अर्थ होता है गैर जरूरती चीज़ों पर, डिटेल्स पर माने विवरण पर ध्यान देना जो ज़रूरत ना हो जिसकी। ये सब चीज़ें इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन, इन्हीं की वजह से ब्रेक डाउन होता है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, कि वर्क चाहे अब ब्रेन का हो या बॉडी का हो, इज बेनिफिशियल, वो लाभदायक होता है। एंड हेल्थ गिविंग होता है, स्वास्थ्य प्रदायक होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टीडी, स्टीडी माने होता है स्थिर, एंड काम परसिस्टेंसी, काम माने होता है शांत, परसिस्टेंसी माने लगन। कि एक व्यक्ति अगर बड़े स्थिरता और शांत लगन के साथ, और फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, और सारी चिंता और एंजाइटी माने वेदना और वरी माने चिंता, सारी वेदना और चिंताओं से मुक्त होकर, स्थिर होकर और सारी वेदना और चिंताओं से मुक्त होकर, एंड विद हिज माइंड अटरली ओब्लिवियस टू ऑल, और अपना जो मन है वो पूर्ण रूप से ओब्लिवियस, ओब्लिवियस का अर्थ होता है भुलक्कड़ होना, माने भूल जाना, टू ऑल यानी अन्य चीज़ों को पूरी तरह दिमाग से हटा के, ये अर्थ है इसका पूरा। बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड, लेकिन केवल वो ध्यान देता है उस चीज़ पर जो उसके हाथ में होती है, माने जो काम उसके हाथ में होता है। तो विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो बड़ी स्थिरता और काम परसिस्टेंसी के साथ, अर्थात शांत लगन के साथ, सारी चिंताओं से मुक्त होकर, यानी फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, और विद हिज माइंड अटरली ओब्लिवियस टू ऑल, यानी अपने मन को पूरी तरह अन्य चीज़ों से हटाकर, माने भुलाकर अन्य चीज़ों को। बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड, लेकिन वो काम जो हाथ में है,
अगर उस भर को केवल वो ध्यान में रखता है तो विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर, अकम्प्लिश माने होता है पूरा करना, फार मोर देन ज़्यादा दूर तक, किसकी अपेक्षा, द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एंग्जियस, कि ऐसा व्यक्ति जो होता है इस तरीके से अपने मन को अपने काम में फोकस करता है, स्थिर रह के लगन के साथ काम करता है, चिंताओं से मुक्त होकर, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा चीज़ों को पूरा कर लेता है। फार मोर देन, अकम्प्लिश माने होता है पूरा करना, फार मोर देन हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड वरीड, कि उस व्यक्ति से बहुत अच्छा वो काम कर लेता है जो हमेशा हरीड और वरीड रहता है, माने जल्दबाजी में रहता है, हरीड एंड एंग्जियस, सॉरी यहाँ वरीड शब्द में यूज कर रहा हूँ बार बार, एंग्जियस है, हमेशा वो हरीड रहता है और चिंतित रहता है। ऐसे व्यक्ति से वो अच्छे से काम कर सकता है। कौन व्यक्ति, जो अपने आप को फोकस करके करता है, चिंताओं से मुक्त होकर काम करता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य को भी रिटेन करके रखता है, स्वास्थ्य को भी कायम करके रखता है। अब बून, और जो हेल्थ के बाद कॉमा लगा है, इसका मतलब हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है क्या, कि जो हेल्थ है वो एक बून है, वरदान है, विच द अदर क्विकली फॉरफिट का मतलब होता है जुर्माना देना, कि जो व्यक्ति जल्दबाजी में काम करता है वो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को जुर्माने में ख़त्म कर देता, अर्थात स्वास्थ्य को समाप्त कर देता तेजी से। तो फिर आगे देखो, यानी जो व्यक्ति बड़े शांत मन से काम करता है वो ज़्यादा जल्दी काम को पूरा कर लेता है, उसकी अपेक्षा जो हरीड एंड एंग्जियस रहता है, जो जल्दबाजी में और चिंतित रहता है। ठीक, और जो व्यक्ति बड़े स्थिर होकर काम करता है वो अपना स्वास्थ्य भी रिटेन करके रखता है, कायम करके रखता है। और स्वास्थ्य एक वरदान है, जो अगला जो व्यक्ति होता है जो जल्दबाजी में और चिंता में काम करता है वो उसको खो देता है, फॉरफिट कर देता है। ट्रू हेल्थ एंड सक्सेस गो टुगेदर, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलती हैं। फॉर, चूंकि, कॉमा के बाद जब भी फॉर लगा हो तो उसका अर्थ होता है चूंकि, चूंकि दे आर इनसेपरेबली इंटरवाइंड विद द थॉट रियल्म, क्योंकि सफलता और स्वास्थ्य इनसेपरेबली माने अभिन्न रूप से एक दूसरे से इंटरवाइंड होती हैं, गुथी होती हैं, इन द थॉट रियल्म, विचार के क्षेत्र में, रियल्म माने होता है क्षेत्र। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड, कि बाय द पावर ऑफ फेथ, कि विश्वास की शक्ति से प्रत्येक एंड्योरिंग वर्क, अर्थात प्रत्येक जो सहनीय काम है, एंड्योर माने होता है सहन करना, अर्थात कठिन कार्य, इज अकम्प्लिश्ड पूरा किया जाता है। फेथ इन द सुप्रीम, अब जो विश्वास है वो किस में होना चाहिए, सुप्रीम में अर्थात ईश्वर में। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, और उस नियम में भरोसा जो ओवर रूलिंग लॉ है, जो सबको कंट्रोल में रखता है, पूरी प्रकृति को अपने हिसाब से चलाता है, वो उस नियम पे भरोसा। और फेथ इन योर वर्क, अपने काम में भरोसा। एंड इन योर पावर, अपनी शक्ति में भरोसा। टू अकम्प्लिश, किसी कार्य को करने की शक्ति में भरोसा। दैट, की वर्क हियर इज़ द रॉक अपॉन, यानी अपनी शक्ति में भरोसा ये रखना कि दैट वर्क हियर इज़ द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, यानी इन सब चीज़ों में भरोसा करना। और जो कार्य है इज़ द रॉक, ठीक, वो रॉक होता है, चट्टान होता है, यानी कहने का मतलब कह रहा है एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, यहाँ द वर्क नहीं है, दैट वर्क है। यानी कहने का मतलब काय में भरोसा होना चाहिए, फेथ इन द सुप्रीम, ईश्वर में भरोसा। फेथ इन द ओवर रूलिंग पावर, ओवर रूलिंग लॉ, यानी सर्वोच्च नियम पर भरोसा। फेथ इन योर वर्क, अपने काम पे भरोसा। एंड फेथ इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और अपनी उस शक्ति में भरोसा जो उस काम को करने के लिए है। तो हियर इज़ द रॉक, ये वही चट्टान है, अपॉन विच, जिस पर, यू मस्ट बिल्ड, जिस पर आपको बिल्ड रहना है, माने डटे रहना है। बिल्ड माने होता है निर्माण करना। यू मस्ट बिल्ड इफ़ यू, ये लेकिन यहाँ अर्थ होगा डटे रहने से। इफ़ यू मस्ट बिल्ड इफ़ यू वुड अचीव, कि अगर आप अचीव करना चाहते हैं, कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसी विश्वास पर कायम रहना पड़ेगा। इफ़ यू वुड स्टैंड, अगर आप खड़े हो सकें, एंड नॉट फॉल, और गिरे नहीं, माने इसी विश्वास की चट्टान पर, रॉक पर आप खड़े रह सकें तो ही आप प्राप्त कर सकते हैं, और आप गिरे नहीं, खड़े रह सकें तो ही प्राप्त कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंप्लेंट ऑफ द पीपल अबाउट देयर वर्क, कि लोगों की अपने काम के बारे में क्या कंप्लेन है। तो बेटा इसका आंसर मैंने लिख के रखा है, क्या कंप्लेन है, पैसेज आप पढ़ ही चुके हो। अब इसका आंसर अपन लोग देखते हैं। तो मैनी पीपल कंप्लेन दैट, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि दे हैव बीन ब्रोकन डाउन
थ्रू ओवरवर्क, कि ओवरवर्क के जरिए उनको ब्रोकन डाउन का भी शिकार हो गए। अगला है व्हाट शुड वी डू, अगला क्वेश्चन बी नंबर, व्हाट शुड वी डू टू गेट परफेक्ट हेल्थ, कि सही स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बेटा इसका आंसर है इफ़ वी वांट टू सिक्योर परफेक्ट हेल्थ, कि अगर हम परफेक्ट हेल्थ सिक्योर करना चाहते हैं तो वी शुड लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो हमें बिना फ्रिक्शन के, बिना घर्षण के हमें काम करना पड़ेगा। एंड वी शुड बी फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी एंड वरी, हमको चिंता, वेदना और चिंता से मुक्त होना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सी नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ ब्रेक डाउन, कि ब्रेक डाउन के क्या कारण होते हैं। एंड व्हाट शुड बी डू टू एवर्ट दिस सिचुएशन, और हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को एवर्ट करने के लिए, हटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है क्या कारण है ब्रेक डाउन के और क्या करना चाहिए हमें। द कॉजेज ऑफ ब्रेक डाउन आर, जो ब्रेक डाउन के जो कारण है वो आर हैं, ओवरवर्क है, वरी है, एंड वेस्टिंग एनर्जी, और एनर्जी को बर्बाद करना है, ये सब चीज़ें कारण हैं। टू एवर्ट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को एवर्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए, वी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वरीज एंड एंग्जाइटीज़, कि हमें सब प्रकार की वरीज, चिंता और एंग्जाइटी से हमें क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। अगला देखो, आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन है डी नंबर का क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ हरीड एंड बरीड, कि हरीड एंड बरीड, जल्दबाजी और चिंता का क्या प्रभाव होता है। इफ़ अ मैन फेलोज इट इन हिज लाइफ, कि अगर फेलो नहीं है यहाँ फॉलो है, कि अगर व्यक्ति इसको अपने जीवन में अपनाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो बेटा इसका आंसर देना है अपन को, इसका आंसर क्या देंगे, डी नंबर, द इफेक्ट ऑफ हरीड एंड बरीड, कि जो प्रभाव होता है हरीड एंड बरीड का, इफ़ अ मैन फॉलोज इट इन हिज लाइफ, अगर व्यक्ति इसको, फैलो नहीं है यहाँ फॉलो है, FO करना, कि अपने जीवन में अगर फॉलो करता है तो इज़ दैट, ये होता है कि ही ऑलवेज गेट, यहाँ गेट नहीं है गेट्स करना है इसको, ही ऑलवेज गेट्स फेलियर, हमेशा वो असफलता पाता है, एंड ब्रेक डाउन इन हेल्थ, और स्वास्थ्य में कमी पाता है, ब्रेक डाउन पाता है। ठीक है, तो अब अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इन द पैसेज, मीनिंग इन द पैसेज माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का अपोजिट क्या है, तो इसका होगा मेजॉरिटी। ठीक, और विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली, ख़त्म हो जाना पूरी तरह, तो इसका एम्प्टी का यहाँ वैसे तो कोई वर्ड नहीं था, लेकिन इसका यहाँ देखें क्या है एम्प्टी का, तो एम्प्टी मीन्स वेस्टेड कर दो या फॉरफिट कर दो, यहाँ दोनों चल जाएंगे। इसके बाद अगला है व्हाट हैपन्स विद अ मैन इफ़ द वर्क्स इन हीस्ट एंड एक्साइटमेंट, कि व्यक्ति के साथ क्या होता है अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी में और एक्साइटमेंट में काम करे, तो क्या होगा उसके साथ। तो जाहिर सी बात है, नर्वस, इरिटेटेड, कूल डाउन, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या है ना, क्या हो जाएगा इसका, ब्रेक डाउन, आंसर ब्रेक डाउन है। चलो अब एक मैंने यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिया हुआ है, आर्टिकल का टाइटल है रोल ऑफ स्टूडेंट इन इरेडिकेटिंग इलिटरेसी, की निरक्षरता को इरेडिकेट करने में, यानी उखाड़ फेंकने में स्टूडेंट्स का क्या रोल है, कि जो निरक्षरता होती है उसको उखाड़ फेंकने में स्टूडेंट का क्या रोल होता है। तो पहला शुरू करते हैं इसमें, ये आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है आपका 10 नंबर का आता है, और आर्टिकल बिना हेडिंग के लिखा जाता है। देखिए, अ नेशन कैन नेवर ग्रो एंड प्रॉस्पर इफ इट डज नॉट हैव ऑल इट्स सिटीजन्स लिटरेट, कि अ नेशन कैन नॉट ग्रो, कि एक राष्ट्र ग्रो नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, और प्रॉस्पर उन्नति नहीं कर सकता, इफ़ इट डज नॉट हैव ऑल इट्स सिटीजन लिटरेट, कि अगर इसके सारे नागरिक लिटरेट नहीं हैं, साक्षर नहीं हैं। इलिटरेसी अर्थात निरक्षरता, लिटरेट माने होता है साक्षर होना, लिटरेसी माने साक्षरता होती है, और इलिटरेसी का अर्थ होता है निरक्षरता। तो इलिटरेसी इज़ अ कर्स फॉर अ नेशन और अ सोसाइटी, की जो इलिटरेसी होती है वो एक कर्स होती है, यानी साफ होती है किसके लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए माने राष्ट्र के लिए, और सोसाइटी माने समाज के लिए। इट मेक्स द सोसाइटी हेल्पलेस, कि जो इलिटरेसी होती है, निरक्षरता होती है, वो समाज को हेल्पलेस कर देती है, असहाय कर देती है, एंड प्रिवेंट सोसाइटी टू ग्रो इन द फुलेस्ट, और समाज को वो रोकती है टू ग्रो इन द फुलेस्ट, कि वो पूरे रूप से फुलेस्ट
तरीके से वो ग्रो ना कर सके, इसके लिए समाज को ये रोकती है। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस, सेंसस माने होता है मतगणना, कि 2011 की मतगणना के हिसाब से द 100% लिटरेसी रेट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज जस्ट ए स्मॉल अचीवमेंट ऑन द पाथ ऑफ लिटरेसी, कि जो 100% लिटरेसी रेट है, साक्षरता है केरला में और लक्षद्वीप में, इज जस्ट, वो केवल कितनी है, अ स्मॉल अचीवमेंट, एक छोटा सा उपलब्धि है वो, ऑन दी पाथ ऑफ लिटरेसी, कि साक्षरता के मार्ग में वो एकमात्र छोटी सी उपलब्धि है कि जो केरला में सभी लोग 100% लोग शिक्षित हैं और लक्षद्वीप में शिक्षित हैं, तो ये छोटी सी अचीवमेंट है। फिर इसके बाद लिटरेसी रेट डिपिक्ट्स द स्टेट ऑफ अ कंट्री, कि जो लिटरेसी रेट होता है, साक्षरता की जो दर होती है, वो डिपिक्ट करती है, प्रदर्शित करती है द स्टेट ऑफ अ कंट्री, एक राज्य की स्टेट को, अवस्था को डिपिक्ट करती है। इलिटरेसी इज ऑलवेज फाउंड अमंग द ओल्ड एंड डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि जो इलिटरेसी होती है ये हमेशा पाई जाती है अमंग द ओल्ड एंड डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि जो निरक्षरता होती है वो हमेशा समाज के पुराने और वंचित तबकों में पाई जाती है। समाज की सेक्शन माने तबके, डेप्राइव्ड माने वंचित, ओल्ड माने पुराने, यानी निरक्षरता जो पुराने सेक्शन है समाज के और वंचित सेक्शन है उनमें पाई जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक इन अवेयरनेस, ये ऐसा इसलिए होता है कि लैक इन अवेयरनेस में कमी होती है, जागरूकता में कमी होती है, उस कारण से निरक्षरता पाई जाती है। गवर्नमेंट टुक मैनी स्टेप्स टू मेक पीपल एजुकेटेड, अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे कदम उठाए लोगों को एजुकेटेड करने के लिए। इवन द ओल्ड एंड द पुअर वर इन द फोकस ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ तक कि जो बूढ़े हैं और गरीब हैं वो गवर्नमेंट के फोकस में रहे। तो गवर्नमेंट मेड मैनी एफर्ट्स टू एजुकेट देम, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, प्रयास किए उनको एजुकेट करने के। ऑल द एफर्ट्स वर इन वेन, और जो सारे प्रयास थे वो व्यर्थ हो गए, वेन हो गए। Even many plans and schemes launched by the government have had a limited success due to poor educational infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, कि यहाँ तक कि बहुत सारे प्लान और स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान और स्कीम लॉन्च किए थे, हैव हैड अ लिमिटेड सक्सेस, कि उनको एक सीमित सफलता मिली, ड्यू टू पुअर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक पुअर माने एक बहुत निचले स्तर का जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्थात ढांचा है, उसके कारण बहुत कम सफलता मिली इन स्कीम और प्लान को। द यूथ इज़ नॉट एक्टिव इन मेकिंग पीपल अवेयर एंड एजुकेटेड, कि जो युवा है वो लोगों को अवेयर और एजुकेटेड बनाने में ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ओनली योर पाथ कैन अचीव दिस गोल, ओनली द यूथ कैन अचीव दिस गोल, केवल अब युवा ही हैं। पहले तो आगे ऊपर देखें जरा, द यूथ इज़ नॉट एक्टिव इन मेकिंग पीपल अवेयर एंड एजुकेटेड, अब जो युवा है वो लोगों को अवेयर, जागरूक करने में और शिक्षित करने में एक्टिव नहीं है। ओनली द यूथ कैन अचीव दिस गोल, केवल एक युवा ही इन गोल्स को, इन इस गोल माने होता है लक्ष्य, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर एक्टिव, क्योंकि वे एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरे होते हैं, एंड करेजियस और साहसी होते हैं। इफ़ दे स्टार्ट कैंपेन्स इन वेरियस एरियाज ऑफ द सिटी, टाउन एंड विलेजेस, कि अगर जो युवा हैं वो स्टार्ट कर दें, कैंपेन माने होता अभियान, अभियान शुरू कर दें, इन वेरियस एरियाज ऑफ द सिटी, टाउन एंड विलेजेस, कि शहर के एरिया में, टाउन कस्बों के एरिया में और गाँवों के एरिया में अगर वो अभियान चलाने लगें, तो के लिए अर्थ होता है कॉमा, कॉमा जो लगा है उसका मतलब है तो। लिटरेसी कैन इम्प्रूव, तो जो साक्षरता है वो इम्प्रूव हो सकती है और सुधर सकती है। इफ़ दे ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल, अगर वे कोशिश करें, ट्राई करें, टू स्प्रेड, स्प्रेड का अर्थ होता है क्या, यहाँ यहाँ ट्राई की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, ध्यान रखना, TRY होता है ट्राई, ठीक, समझ गए। अगर भी कोशिश करें, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों के बीच में भी अवेयरनेस अर्थात जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, समझ गए। तो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी, कि साक्षरता की जो इम्पोर्टेंस है लिटरेसी की, उसके बारे में लोगों के बीच में अगर जागरूकता फैलाने की कोशिश करें तो के लिए कॉमा, पीपल विल स्टार्ट टू सपोर्ट देम,
इन देयर एम ऑफ मेकिंग पीपल लिटरेट। तो लोग उनको स्टार्ट टू सपोर्ट देम, उनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इन देयर एम ऑफ मेकिंग पीपल लिटरेट, कि जो उनका उद्देश्य एम है लोगों को साक्षर करने का उद्देश्य, उसमें वो लोग उनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। दस इस प्रकार पीपल मस्ट अचीव देम सेल्फ, पीपल मस्ट इन्वॉल्व देम सेल्फ इन दिस वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसी लोगों को अपने आप को समाज के कल्याण में इन्वॉल्व करना चाहिए। वेलफेयर माने होता है कल्याण, उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, कि युवा ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। दस पीपल मस्ट इन्वॉल्व देमसेल्फ, इसलिए लोगों को जरूर से अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए इन दिस वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के इस कल्याण में। आगे देखें, 10 पीपल मस्ट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन दिस वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के इस कल्याण में लोगों को लोगों को स्वयं को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि समाज का वेलफेयर हो सके, कल्याण हो सके। आगे देखिए, अब आ जाओ, एक लेटर मैंने लिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान जो लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है, ठीक, माने कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम चल रहे और लाउड स्पीकर का यूज हो रहा है, इसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है कि वो लाउड स्पीकर के यूज को बैन कर दे, बंद कर दे। इसमें डू नॉट योर नेम एंड प्लेस, ये सब नहीं लिखना। तो सबसे पहले तो अपन जैसे कि जानते हैं, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, मैं भी इसमें ही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो भेजने वाले का पता लिखते हैं, 59 शास्त्री नगर मीरठ यूपी, ये भेजने वाले का पता है। फिर डेट लिखते हैं, डेट लिखी इसमें 8 अगस्त 2000, और फिर लिखा है जिसको भेज रहे उसका पता, माने रिसीवर का, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस मेरठ यूपी। सब्जेक्ट फिर लिखते हैं इसके बाद, बैन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान लाउड स्पीकर को बैन करना। फिर इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, कॉमा लगाया, फिर अलाइन थोड़ा खिसकाया, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, सबसे पहली समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कराया जाता है जब किसी शिकायत को लेकर पत्र लिखते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ड्रॉ माने होता है खींचना, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, टू वॉट्स डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाई लाउड स्पीकर, कि उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टू वॉट्स माने होता है की ओर, डिस्टर्बेंस माने होता है हलचल, या ये कहें कि डिस्टर्बेंस माने डिस्टर्ब करना, परेशान करना, जो परेशानी है, क्रिएटेड बाई लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान जो लाउड स्पीकर जो परेशानी क्रिएट करते हैं उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद पैरा चेंज किया गया, एज यू नो दैट, चूँकि आप जैसे कि आप जानते हैं, फरवरी टू अप्रैल इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, की फरवरी से लेकर अप्रैल तक की अवधि जो होती है, ड्यूरेशन माने होता है अवधि, वो बोर्ड एग्जामिनेशन की अवधि है। एंड देयर आर सेवरल फंक्शंस गोइंग ऑन, और बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो चल रहे, गो ऑन है, इन अवर नेबरहुड, अपने पड़ोस में। एंड लाउड स्पीकर आर यूज देयर, और वहाँ लाउड स्पीकर वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। तो दिस डिस्टर्ब आवर स्टडीज़ अ लॉट, इससे हमारी जो अध्ययन है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। फिर इतनी समस्या बता दी। फिर इसके बाद आगे देखें, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, कि मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ी विनम्रता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बैन कर दें, रोक दें लाउड स्पीकर को ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, कि एग्जाम टाइम के समय जो लाउड स्पीकर वगैरह यूज हो रहा उसको आप रोक दें। इसके बाद थैंकिंग यू लिखा, नीचे लिखा योर्स फेथफुली और XYZ। ठीक, अब आगे देखें, अब आगे है आपका सेक्शन, अब देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका बुकैब है। देखें, तो चौथा क्वेश्चन है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि निम्नलिखित क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सही ऑप्शन चुनें। तो वन हु अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग वंस पेरेंट्स, कि वह व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स की हत्या करने का दोषी है उसको क्या कहते हैं? पैट्रीसाइड बोलते हैं पेरेंट की हत्या, या होमिसाइड बोलते हैं, फोर्टिसाइड बोलते हैं, और या पैट्रीसाइड बोलते हैं। ठीक, तो समझे जरा, पेरीसाइड और पैट्रीसाइड ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, दोनों ही सही हैं इसके। ठीक, आगे देखें, मेडिसिन दैट, तो इसमें क्लियर नहीं है तो आप कोई भी लगा सकते हैं, पहला या लास्ट वाला, चौथा। अ मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल डिसीज,
कि वो दवाई जो सारी डिसीज़ को क्योर करती है, ठीक करती है, उसको बोलते हैं रोग हर या रामबाण औषधि, यानी पेनिशिया बोलते हैं उसको। पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा एंटीबायोटिक होता है, वो आप जानती हो क्या होता है एंटीबायोटिक, ठीक। दूसरा जर्मिसाइड, कीड़ों की हत्या, और पेस्टिसाइड, जब खेतों वगैरह में जो दवाई डाली जाती है वो पेस्टिसाइड कहलाती है, यानी जो फलों वगैरह में है ना डाली जाती वो कहलाती है। आगे देखें ज़रा। अब देखें, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज, कि निम्नलिखित इडियोमेटिक फ्रेज का यूज करने के लिए सही मीनिंग बताएं। टू बीट अबाउट दी बुश, बुश के चारों ओर पीटना, बुश माने होता है झाड़ी, यानी इसका मतलब है होता है इधर उधर की बातें करना, है ना। तो पहला टॉक टू मच, ये नहीं होता। नॉट टू स्पीक रीजनेबली, देखते हैं इसको आगे। और टू अपरूट द प्लांट्स, प्लांट्स को उखाड़ना। टू बोस्ट वंस पावर एंड वेल्थ, नहीं ये नहीं है। इसका सही आंसर है नॉट टू टॉक रीजनेबली, कि तर्क संगत बात ना करना, यानी इधर उधर की बातें करना। टू बेल द कैट, कि खतरे में अगुआ होना, बेल द कैट का मतलब होता है, यानी टू इनवाइट डेंजर, इसका सही आंसर होगा टू इनवाइट डेंजर। टू कंट्रोल द मैड कैट, नहीं। पास टाइम कंफर्टेबली, नहीं। टू फील समथिंग बैड हैपन्स, ये भी नहीं। तो पहला सही है। अब सिनोनीम बताना है। स्कैंडेलस का मतलब होता है अपमान से संबंधित है, ठीक। तो फेमस प्रसिद्ध हो गया, तो ये तो मान हो गया। प्रोमिनेंट प्रमुख हो गया, ये भी मान हो गया। डेजर्टर भगोड़ा होता है। नोटोरियस कुख्यात होता है, ठीक। तो कुख्यात ये विख्यात का उल्टा है कुख्यात, तो यही सही है इसमें दूसरा स्कैंडेलस का। कनिंग माने होता है चालाक, तो क्लेवर माने चालाक, बिग्ड माने दुष्ट होता है, एम्बिशस महत्वाकांक्षी, स्लो माइंड माने होता है धीमे दिमाग वाला। तो इसका क्या हो जाए कनिंग का क्लेवर। अब इसका मतलब है डी, अगला क्वेश्चन डी। द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो हिमालय है वो भारत के नॉर्थ में स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, कि इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है जो एरर है। तो बेटा द हिमालयाज तो सही है, ठीक। लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालयाज लाइज, एक मिनट, हिमालयाज पूरी पर्वत श्रृंखला है, तो लाइज नहीं होगा इधर, लाई होगा। तो दूसरे में गलती होगी, क्या होगा दूसरे में, तो लाइज में गलती है। अब एंटोनीम बताना है आपको ई नंबर में। तो कमेंड माने होता है प्रशंसा करना, तो कंडेम्ड माने होता है तिरस्कार करना। एडमायर प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना। एडोर माने होता है पूजा करना, तो पूजा करना भी एक प्रकार की प्रशंसा करना है। तो कमेंड का उल्टा क्या होगा कंडेम्न, ठीक। ए नंबर होगा, पहला नंबर, ठीक। डेमोलिश माने होता है नष्ट करना, तो बिल्ड माने बनाना। डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। र्यून माने नष्ट करना। फॉल विद गिरना, तो बिल्ड हो जाएगा डेमोलिश का। आगे देखें, इसके बाद है आपको यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, कि इनकी मीनिंग में क्लियरली डिफरेंस करने के लिए। जैसे काउंसिल, काउंसिल का मतलब यहाँ दो प्रकार की काउंसिल दी है आपके। पहला दिया एक ये काउंसिल, एक ये काउंसिल। ये जो COUNCL काउंसिल माने होता है परिषद, क्या होता परिषद होता है काउंसिल माने। पहला जो काउंसिल होता है उसका मतलब होता है परिषद, ये है परिषद, परिषद। और ये वाला जो होता है इसका मतलब होता है सलाह है, क्या होता है सलाह है। दूसरे वाले का मतलब होता है सलाह है, समझ गए। दूसरे वाले का होता है क्या सलाह है। अब आगे देखें, और इसके बाद आगे देखें, बेल दिया हो बेल दिया है, तो BAIL बेल, बेल माने होता है जमानत। क्या होता है इस बेल का मतलब जमानत, ये जमानत है। और ये वाला जो है बेल VALE बेल, इसका मतलब होता है गठरी, है ना, गठरी, ये गठरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इनके एग्जाम्पल प्रयोग करना है, ठीक। आगे देखो, एग्जाम्पल प्रयोग करना है तो करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई भी आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अर्थ मैंने बता दिया है, देखें ज़रा। इसके बाद है आपका स्टोरी ट्रांसलेशन है, इसको एक एक समझते हैं। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं, तो ट्रीज पेड़,
वृक्ष माने होता है, ट्रीज माने होता है वृक्ष। ट्रीज आर आवर ट्रीज आर इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है अमूल्य। इसका मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है, देखते हैं। ट्रीज आर इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। फिर इसके बाद है वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा अन्य कुछ आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। माने ये भी नहीं देते वो भी नहीं देते, तो ना केवल ये देते हैं बल्कि वो भी, ये अर्थ है इसका। तो ट्रीज नॉट ओनली गिव अस, ना केवल हमें देते हैं, क्या देते हैं, फ्यूल एंड फ्रूट्स, बट ऑल्सो दे प्रोवाइड अस वुड। इमारती लकड़ी का मतलब होता है टिम्बर, TIMBRE, टिम्बर एंड सम अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स, कुछ अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। माचिस बनाई जाती है यानी प्राप्त करी जाती, पैसिव वॉइस हो गया। तो मैच इज मेड ऑफ कर लो, द मैच इज मेड ऑफ द वुड ऑफ पॉपुलर, है ना, पॉपुलर नाम के वृक्ष से बनाई जाती है। यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, ये भी पैसिव है, कागज। तो पेपर इज मेड, पेपर तैयार किया जाता है ऑफ द वुड ऑफ यूकेलिप्टस ट्रीज। इसमें दिया है मैंने बाकायदा, सब सॉल्यूशन है। आगे देखें, अगला है इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में भी काम आती हैं। द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर ऑल्सो यूज्ड, निर्माण में भी काम आती, माने प्रयोग की जाती है। आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सम मेडिसिन्स, कुछ दवाइयाँ बनाने में यानी औषधियाँ बनाने में। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। इन एडिशन टू दिस कॉमा ट्रीज प्रिवेंट, वृक्ष रोकते हैं एयर पॉल्यूशन, वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं, वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। तो इन रेनी सीजन कॉमा ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। जरा सोचो, थिंक अ लिटिल दैट की यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए, इफ़ आवर फर्टाइल सॉइल, हमारी उपजाऊ मिट्टी फ्लोज डाउन दी रिवर, नदी में बहकर चली जाए, तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। हाउ कैन बी ग्रो गुड क्रॉप्स, उगा सकते हैं। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए माने कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज, यह ऐसे कर सकते हैं, कीपिंग रखते हुए, द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री इन माइंड कॉमा यह हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। इट इज़ अवर सोशल एंड नेशनल ड्यूटी दैट की हम वृक्षों की रक्षा करें। वी शुड प्रोटेक्ट द ट्रीज, हम उन्हें अनावश्यक रूप से न काटें। वी शुड नॉट कट देम अननेसेसरली, वी शुड नॉट कट देम अननेसेसरली। जहाँ भी संभव हो नए वृक्ष लगाएं। तो इफ़ इट वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल, वेयर एवर माने जहाँ कहीं इट इज़ पॉसिबल, ये संभव हो, तो के लिए कॉमा हम नए वृक्ष लगाएं, माने हमें लगाना चाहिए। वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज। इस तरीके से ये स्टोरी हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं। अब और आगे में पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टोरी का, ठीक है। आगे देखें, अगला है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि केयरफुली इसको स्टेंजा को पढ़ना है और आंसर देना है निम्नलिखित क्वेश्चन का। पहला दिया है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, ये वाला अपना पैसेज दिया है आपका स्टेंजा। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसके पोएट जो है वो है स्टीफन स्पेंडर, ठीक। अब पहला क्वेश्चन है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, कि गस्टी माने होता है झक्कड़दार, यानी तेज हवाओं से फार फार बहुत दूर। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस, कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो गस्टी वेव्स अर्थात खुले वातावरण की तेज हवाओं से बहुत ज़्यादा दूर है। लाइक रूटलेस बीट्स, बीट्स माने होता है खरपतवार, रूटलेस का मतलब होता है इसके बाद जड़ ना हो, यानी बिना जड़ वाली खरपतवार की तरह उनके चेहरे भी गस्टी वेव से दूर हैं। द हेयर टर्न राउंड, क्योंकि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो चीज़ खड़ी होती है उसी पर हवाओं का असर होता है, जो गिर जाती है उस पर असर नहीं होता है।
यानी जैसे रूटलेस बीड्स नहीं है, खरपतवार उखड़ी डली रहती है तो उस पर कोई हवा का असर नहीं होता, वैसे इन बच्चों के चेहरे पर भी, यानी बच्चों के जो चेहरे हैं, यानी ये जो बच्चों के चेहरे का मतलब सीधा समझ लो बच्चे जो इन गस्टी वेव से बहुत दूर हैं, ठीक वैसे ही दूर हैं जैसे कि रूटलेस बीड्स यानी जड़ विहीन जो खरपतवार होती है वो दूर रहती तेज हवाओं से, वैसे ही ये भी बच्चों के चेहरे भी दूर हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पार्लर, द हेयर टॉर्न राउंड, अब हेयर माने बाल, टॉर्न राउंड माने हुए बिखरे हुए हैं, देयर पार्लर, पार्लर माने होता है पीला चेहरा, कि उनके पीले चेहरे पर उनके बाल बिखरे हैं, किनके बच्चों के पीले चेहरे पर। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और एक लड़की है जो टॉल गर्ल है, लंबी लड़की है, विद हर वेट डाउन हेड, वेट डाउन हेड का मतलब होता है कि वे माने होता है भार से लदा होना, डाउन माने नीचे, हेड माने सिर, कि भार से लदा हुआ सिर नीचे लटका है। अब कहने का मतलब है चिंता के कारण एक लड़की है, लंबी लड़की जो अपना सिर लटकाए है। तो पहला क्वेश्चन है हु आर दी चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन हैं। तो इसका आंसर मैंने वैसे लिखा हुआ है, तो वैसे अगर आप देना चाहें तो लिख सकते हैं दी चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन हु लिव इन द स्लम, जो स्लम में रहते हैं। एंड वेयर आर दे सिटिंग, वे कहाँ बैठे हैं, तो दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम ऑफ अ स्लम, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको आंसर लिखा है, इसको आप समझ लें। जैसे दी चिल्ड्रन आर दी पुअर चिल्ड्रन, ये पुअर चिल्ड्रन है, हु लिव इन द स्लम, जो स्लम में रहते हैं। दे आर सिटिंग इन अ क्लास ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल सिचुएटेड इन अ स्लम, वो एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में बैठे हैं, और वो एलिमेंट्री स्कूल कहाँ स्थित है, स्लम में स्थित है, माने गंदी बस्ती में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स का मतलब क्या है, तो गस्टी वेव्स मीन स्ट्रॉन्ग वेव्स, ठीक, तो गस्टी वेव्स आर द स्ट्रॉन्ग वेव्स। इसके बाद है इसमें अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज द एंटोनीम ऑफ मूवमेंट, एक मिनट ऊपर चलते हैं, लास्ट ये दूसरे पैसेज का पढ़ लिया। तो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स, कि फिगर ऑफ स्पीच का पता लगाओ जो इन लाइन में प्रयोग की गई है। तो दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस बीड्स, कि इन बच्चों के चेहरे जड़ विहीन खरपतवार की तरह है। यहाँ तुलना की बात हो रही, इसलिए तो जो इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका सिमिली। तो आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे सिमिली इज यूज्ड इन द लाइन। अब अगला जो स्टेंजा है वो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, ये है आपका कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूडा, ठीक। तो इसका पैसेज पढ़ लेते हैं पहले स्टेंजा। व्हाट आई वांट, जो क्या मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, कि जो मैं टोटल इनएक्टिविटी से मैं चाहता हूँ उसमें कंफ्यूज ना हो। यानी व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, यानी क्या मैं आपसे चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, कि जो पूर्ण निष्क्रियता है उससे आप कंफ्यूज ना हो जाना। लाइफ इज़ वॉट, कि जीवन, लाइफ इज़ वॉट, जीवन वही है, इट इज़ अबाउट, जो है जीवन के बारे में जो है वही जीवन है, कहने का मतलब जीवन जीवन ही है। तो आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मेरा मृत्यु से कोई ट्रक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ऑथर इसमें फिर से देख लें, इसमें ऑथर कहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कि जो मैं चाहता हूँ उससे कंफ्यूज ना हो जाना। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि जो मैं टोटल इनएक्टिविटी कह रहा हूँ कि पूरी तरह हिलना डुलना बोलना सब बंद कर दीजिए, केवल बस शांत हो जाइए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं टोटल इनएक्टिव होने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसका कहीं कोई अर्थ मृत्यु से हो। इसलिए वो कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कि जो मैं चाहता हूँ उससे कंफ्यूज ना हो। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, कि जीवन वही है जो इसकी चारों ओर है या जो दिख रहा है संसार की चारों ओर। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि कौन सी चीज़ें जो हम टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज ना हो, नहीं होना चाहिए हमें। तो इसका आंसर है टोटल इनएक्टिविटी इज़ नॉट डेथ, ये डेथ नहीं है टोटल इनएक्टिविटी, बट इट इज़ ओनली टू स्टॉप फिजिकल एक्टिविटीज़, लेकिन ये केवल फिजिकल एक्टिविटीज़ को रोकना है मात्र, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है इसमें अगला है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फ्रेज आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ सिग्निफाई, कि इस फ्रेज का अर्थ क्या है, वो ये फ्रेज का अर्थ क्या सिग्निफाइज करता है।
फ्रेज दी आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं। तो इसका अर्थ क्या है सी नंबर का, देखते हैं आंसर मैंने लिया हुआ है। आगे देखें, आंसर है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं। सिग्निफाइज, ये चीज सिग्निफाई करती है, प्रदर्शित करती है दैट की द ऑथर डज नॉट हैव एनी इशू विद डेथ, कि ऑथर का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इन द मैटर ऑफ द टोटल इनएक्टिविटी, कि टोटल इनएक्टिविटी वाले मैटर में अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी लेना देना नहीं है लेखक का मृत्यु से। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज एंटोनीम ऑफ मूवमेंट और एक्शन, कि मूवमेंट गति अथवा एक्शन का एंटोनीम क्या है। तो इनएक्टिव कर दें या इनएक्टिविटी कर दें, दोनों चल जाएगा। देखो जरा, ठीक आंसर है इसका, हाँ वही कर दें, बस हो जाएगा, आंसर कंप्लीट है। तो इस तरीके से आपका जो ये सेट है ये पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आगे जो भी दिक्कत हो या जो भी हम वीडियो दें